आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं एफजी वॉइस। मैं हूं कुशीनगर में, पूर्वांचल का दिल कहा जाने वाला भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर में हूं मैं। और यहां के सीटिंग एमएलए हैं रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी। तो आज हम आए हैं, उनसे करेंगे चर्चा। चुनावी मुद्दों पे बात होगी, क्या कार्यकाल है सरकार का उस पर बात होगी, और क्या रूपरेखा इन लोगों ने तैयार किया हम उस पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी नमस्कार और कुशीनगर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। सर सरकार के 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, 6 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है। जब सरकार ऐलान कर दे तो इलेक्शन हो जाएंगे। ऐसे में अलग अलग दल के लोग हैं, वो सब अपनी चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। अभी हाल ही में बड़े बड़े नेता आए, अपनी वादा किए। आप लोग ने भी एक जो भी आपका होगा वो तैयार किए होंगे। कुछ घोषणा पत्र थी आपकी, कुछ काम हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ पेंडिंग रह गए। सर हम सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि 325 मेंबर आपके जीत के आए और योगी जी और मोदी जी का नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 2017 में प्रचंड बहुमत से आप लोग जीत के आए, योगी जी सरकार बने, और आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, मजहब की राजनीति नहीं करेंगे, हम तो सन्यासी हैं, सिर्फ विकास का काम करेंगे। तो सर जरा मोटा मोटी हमारे दर्शकों को बताइए, कुशीनगर की जनता को बताइए, उत्तर प्रदेश के लोगों को बताइए कि आपका ये जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा वो कहाँ तक कारगर रहा, कहाँ तक कितनी घोषणाएं आप पूरा कर पाए, कहाँ तक पहुंचे। सर देखिए, हमारी सरकार ने जितनी घोषणाएं की थी लगातार हम उसी पे काम कर रहे हैं। बीच में कोविड के कारण थोड़े समय के लिए हमने हमारा विकास रुका हुआ था, लेकिन फिर जो ही कोविड काल समाप्त हुआ और थोड़ा सा हम रिलैक्स हुए उस दिशा से, तो फिर मैं विकास में लग गया और हमारी सरकार भी विकास में लगी हुई है। कोविड एक पेंडेमिक थी, एक महामारी थी, पूरा वर्ल्ड ने फेस किया, इसको पूरी दुनिया ने देखा। सर थोड़ी देर के लिए हम कोविड को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि लोकल मुद्दे आप जब जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार मोदी जी के चेहरे पे इलेक्शन जीतेंगे, हर बार योगी जी के चेहरे पे इलेक्शन जीतेंगे। वो अपना काम जहाँ है वो कर रहे हैं, और आप जब जाएंगे इस बार तो सर जनता पूछेगी कि आपका जो काम है, जो 4.5 साल का कार्यकाल है, तो आप उसके मुद्दे पे वोट मांगिए, जैसा कि बनता भी, ऐसा ही होना भी चाहिए। सर आप ऐसे 5 काम गिना दीजिए जो आपने 4.5 साल में किया हो जनता के लिए। देखिए, एक तो यहाँ इतने दिनों से एयरपोर्ट का काम पेंडिंग था और लगता था कि एयरपोर्ट का काम कभी उड़ान यहाँ होगा ही नहीं, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया, हमारे सांसद जी ने भी प्रयास किया, और जिसका नतीजा ये है कि शीघ्र ही यहाँ से एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया। दूसरा, यहाँ का बस स्टेशन जर्जर हो गया था। कभी भी लगता था कि बस स्टेशन पर ये कोई छत गिर जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई बीमार पड़ जाएगा। इस तरह की बात। जरा एक गिलास पानी दे दो बाबू, एक सेकंड। जहाँ तक आपने हमसे एक सवाल किया था कि विकास, और मैंने कहा भी था कि जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने प्रयास करके यहाँ एयरपोर्ट का काम शुरू कराया, और आज स्थिति ये है कि यहाँ से उड़ान संभव हो चुका है। और दूसरा, आपने देखा होगा, इसके पहले भी कभी आए होंगे, जी पूरा दौरा किया हूँ, तो कसिया बस स्टेशन की क्या हालत थी, तो मैंने कसिया बस स्टेशन का भी काम कराया। उसके आगे आप बढ़ेंगे थोड़ा सा तो यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, तो हम लोगों ने प्रयास करके यहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज की भी स्थापना कराने दी है, और बिल्डिंग भी हमारी तैयार हो गई है। बिल्डिंग का काम भी हमारा पूरा हो गया और शीघ्र उसका उद्घाटन भी होगा। 3 काम तो ये हो गए। फिर हमने एक यहाँ फायर स्टेशन की स्थापना की है, उसका भी काम चल रहा है, जल्दी ही वो पूरा हो जाएगा। 5वां काम आपको बता दें कि यहाँ एक शिव मंदिर था परवर पार में। जी प्राचीन शिव मंदिर था परवर पार में। जी सर। हाँ, वो उपेक्षित पड़ा था। पर्यटन विभाग से हमने बातचीत करके उसके विकास, उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी काम कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने 5 काम गिनाए, इसमें से कुछ काम मेरे नज़र के सामने है। मैं जाऊंगा, दौरा करूंगा, एक एक काम की पड़ताल करूंगा। सर सीएम योगी आए थे, थोड़े दिन पहले दौरे पे थे, पूरा पूर्वांचल का दौरा किया, कुशीनगर का भी दौरा किया। तो उन्होंने कहा था कि बिना रुके, बिना
डट के हमने निरंतर काम किया। सर एक बात बताइए, अगर 4.5 साल 5 साल आपने इतना काम किया, जो कि आपका दावा है, मैनिफेस्टो है, आपने काम किया, तो फिर वो बांग्लादेश और नेपाल और फिर अब्बा अब्बा करने की कौन सी ज़रूरत पड़ा है? विकास पे तो चुनाव लड़ना चाहिए था ना सर। देखिए, हम शुरू से भी विकास की बात कर रहे हैं, आज भी विकास की बात कर रहे हैं और आगे भी विकास की बात करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी विकास की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी विकास का मुद्दा है। ये सवाल चूंकि इसलिए वाजिब है, लोगों का पूछना बनता है, मीडिया पूछेगी सर, पूछना इसलिए वाजिब है क्योंकि ब्रिज कहीं और का, इंडस्ट्री कहीं और की, बिल्डिंग कहीं और की, इस पे आ गया सर, पूरा डेटा आपको दे दूंगा मैं। और ये दिखा के आप जनता को कहीं गुमराह नहीं कर रहे सीएम योगी और बीजेपी पार्टी? देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियादी सवाल है, इस तरह का कोई प्रश्न हम लोग के सामने नहीं है। मतलब जो विकास किए वही दिखाए? वही दिखाया, जितना विकास किया वही दिखाया। अच्छा सर, वादा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। सर कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई? कल हमने सफ़र किया कसिया से लेकर रामकोला तक, उसमें कुछ आपका एरिया है और आगे रामानंद बौद्ध जी का एरिया आता है, हमने उनसे भी बात किया, उस पर बात रखा है, आप देखेंगे हमारे चैनल पे अपलोड है। लेकिन सर सड़कों पे गड्ढा ही गड्ढा है, गड्ढा मुक्त नहीं सर, गड्ढा युक्त हो गई सड़कें, तो इस पर आप क्या सफाई देंगे? देखिए, अभी जो वर्तमान में आप गड्ढे देख रहे हैं, ये बरसात के कारण है और हमारे माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये बरसात बीतने के बाद हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। सर दूसरी बात है कि अपराध मुक्त करने का वादा था, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर देंगे। योगी जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो अपराधी यूपी छोड़ के चले जाएं, नहीं तो अपराध छोड़ दें। सर एनसीआरबी का डाटा है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। 126 जो एमएलए हैं विधानसभा में उत्तर प्रदेश के, उन पे संगीन मामले हैं, गंभीर मामले हैं। उसमें एक कुलदीप सिंह सेंगर आपके विधायक हैं, उम्र कैद की सजा हो गई है। सर क्या कहना चाहेंगे? 126 में 83 तो आपके लोग निकल गए, अब क्या कहेंगे उनको? देखिए, ये डाटा आपके पास होगा, एनसीआरबी का डाटा है, सरकार का नहीं, मेरे पास अपना डाटा है कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं। वो तो हम जानते हैं, आप तो एकदम बेदाग हैं। बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। अच्छा, तो क्या मतलब पार्टी जो है सब पे एकजुट नहीं है? कार्यकर्ता कुछ मनमानी करता है, योगी जी विधायकों की सुनते नहीं है, विधायक उनकी नहीं सुनते। आपने तो कह दिया सर कि हम जो है एकदम क्लीन है, तो हमने देखा आप तो क्लीन है, सेब है, आप ठीक है, आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं और आप बेदाग हैं, तो बाकियों पे क्या कहेंगे? क्या बोलने की भी इजाजत नहीं है क्या योगी सरकार? मैं एक चीज बता दूं, ये जो अफवाहें हैं, इस पर विराम लगना चाहिए। विराम कौन लगाएगा सर? सरकार तो आप नहीं, ये जो मीडिया की बात है, कहीं ऐसा नहीं है कि विधायकों की योगी जी नहीं सुनते या हम योगी जी की नहीं सुनते, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। इतना ही नहीं, और हम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम लोगों को कहते हैं, हम लोग भी वो करते हैं। मतलब समन्वय बना हुआ है, मिल के आप लोग सरकार चला। जी जी जी, मिल के सरकार चला। और ये जो बातें ये सब अफवाह है, बेबुनियाद बात है। सर इतना ही नहीं है, खुद योगी जी पे जो है 53 मुकदमे हैं, 2 तो संगीन मामले हैं, एक पे उन्होंने केस चलाने नहीं दिया और दूसरा वापस ले लिया। कैसे अपराध मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को? कैसे सबको साथ लेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा है, कैसे सबको जोड़ेंगे एक साथ, कैसे लेंगे आप? देखिए, जब आदमी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है तो कुछ राजनीतिक मुकदमे होते हैं, उसको आपराधिक मुकदमा नहीं कहा जाता, उसको शुद्ध में कहा जाता है राजनीतिक मुकदमे। ऐसे अपने लोगों से सारे मुकदमे हटा लेंगे जब तक आप लोग पावर में आएंगे। अगर राजनीतिक मुकदमे होंगे तो ये सदन में भी कहा गया था कि राजनीतिक मुकदमे हट जाएंगे। आपके एक बड़े करीबी रहे ओम प्रकाश राजभर जी, आपके साथ मंत्री थे, मलाई खाए, कैबिनेट में रहे। हमने पूछा उनके विधायक को कि सर अब तक तो आप साथ में मिलके मलाई खाते रहे, अब इलेक्शन का टाइम आया है तो वोट को पोलराइज करने का तरीका है वो आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, क्योंकि ये अब्बा जान वाली जो लाइन बोली गई थी, जैसा कि सबको उम्मीद था, मीडिया ऐसी चीजों को लपकती है, मीडिया को भी उम्मीद था कि भाई ये तो बात होगी, पोलराइज किया जाएगा वोट का, तो उन्होंने बोला, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमने कोई मलाई नहीं खाया, हम जब तक कॉमन निमिनन प्रोजेक्ट पे जब तक सरकार काम कर रही थी हमने काम किया और उसके बाद हम उनसे अलग हो गए। पूर्वांचल में उनको धूल चटाएंगे और 150 विधायक जीत के लाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश। देखिए, ये मैं भी कह रहा हूँ कि हमारी सरकार में जो मलाई शब्द का इस्तेमाल किया इसको वापस ले लीजिए। किसी ने मलाई नहीं खाया, किसी ने नहीं, सबने। नहीं, किसी ने मलाई नहीं खाया और ना मलाई कोई विषय है, सबने अपना अपना काम किया और विकास किया।
जो आपके साथी हैं सर, सवाल ये था कि साथ में रहे, सरकार में आए, आपने कहा मलाई नहीं खाए, ठीक है, हो सकता है खाए नहीं खाए, तो अभी आपका साथ छोड़ दिए। बहुत बड़े योगी जी के सहयोगी थे सुनील सिंह जी, अब समाजवादी का दामन थामे बैठे हैं। ऐसे करके तमाम 8-9 दल जो छोटे बड़े थे वो आपसे बिखरते जा रहे हैं। कैसे सरकार बनाएंगे 2022 में? सरकार हम अपने बलबूते पे बनाएंगे। कितनी सीट जी? हमारे विचारधारा के लोग हैं जो हमारे साथ काम करेंगे, उनके साथ सरकार बनाएंगे। तो आप सरकार बनाएंगे, कितनी सीट जीत रहे हैं और आपका विचारधारा क्या है सर? लोग तो कहते हैं कि आरएसएस से जो है आपका विचारधारा आरएसएस से मिलता नहीं, आरएसएस का ही विचारधारा है। देखिए, हम राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्रवाद ही हमारा मेन मुद्दा है। हम भारत माता की सेवा में लगे हुए और भारत माता की सेवा करते हुए केंद्र में सरकार बनाए और प्रदेश में भी सरकार फिर दोबारा बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने सीट जीत रही बीजेपी 2022? भाई 350 सीटों का ऐलान है कि 350 सीट जीत के आएंगे हम। सोच लीजिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 400 सीट जीतेंगे, 403 में 400 जीत रहे हैं, तो 3 वो बता दें कि कौन जीत रहे हैं। तो बोल रहे हैं ना कि कुछ आपके छोटे बड़े नेता उनकी इज्जत बनी। नहीं नहीं, वो खाली ये बता दें कि 3 हम कौन सी जीत रहे हैं। जब मिलेंगे तो उनसे भी ये पूछेंगे और उनके लोगों से हम पूछा है कि हम भाई विधायक जी की तरफ तो वो जीत रहे हैं और 3 हम जीत रहे हैं, तो वो 3 सीट कौन सी है वो बता दें हम। 350 का जो आंकड़ा बताया, ये आपका कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं नहीं, ये मेरा आत्मविश्वास है। 350 जीतेंगे और सरकार बनाएंगे सर, ठीक है। जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता भोली भाली है सर, जनता को वो किताबी दावे ज्यादातर समझ में नहीं आता है। हम पूर्वांचल के जिस हिस्से पे रहते हैं सर, अमूमन लोगों की नजर बहुत कम ही पड़ती हो, चाहे मीडिया हो, चाहे टेलीविजन दूरदर्शन हो, प्रिंट मीडिया हो, या जो बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियल लोग हैं, उनकी नजर यहाँ पे बड़ी कम पड़ती है, खासकर हमारे नेताओं की भी। मोदी जी आए थे, बोले थे 100 दिन में मिल चालू करके दे दूंगा। सर, प्रदेश में सरकार आ गई, देश में आपकी सरकार है। एलपीजी को आपने 414 से उठा के 950 के पार कर दिया। 70 रुपए की दाल जो है 200 के पार चली गई। और सरसों का तेल सर, ये तो मार ही दिया, डबल शतक मारा। तो सरसों का तेल जो आपका हुआ करता था 70 रुपया, 52 रुपया, 60 रुपया, अलग अलग रेट था, वो 200 के पार चला गया। सर, ऐसे कैसे समझाएंगे वोटरों को? कैसे लोकल मुद्दे पे जाएंगे कि भाई हमने विकास किया और ये सब ठीक है, ये देश के हित में, और आप हमको कैसे बताएंगे? ये विषय हम लोगों के ऊपर छोड़ लीजिए कि जब हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। सर, जनता की नुमाइंदगी हम भी तो कर रहे हैं, हम भी चौथे स्तंभ है, हमको बोलने नहीं मैं बता रहा हूँ, और जनता हमारी सरकार से भी खुश है, हमारी प्रदेश सरकार से भी खुश है। आप सुने भी होंगे कि लोग कहते हैं, तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, उस पर जनता का कोई विशेष ध्यान नहीं है। ठीक है, 2022 जो है वाकई में एक चुनाव होने वाला है, बड़ा जबरदस्त होने वाला है। सर, 2022 में बीजेपी के पास 3 चुनौतियां हैं। एक तो समाजवादी के दावे को खारिज करे, जो 400 सीट अखिलेश यादव जीतने की बात कर रहे हैं। सर, दूसरी चीज है कि विकास के मुद्दे पे अब कह रहे हैं, विरोधी लोग कह रहे हैं, चाहे मीडिया कह रही, चाहे हम ही कह रहे हैं कि सरकार जो है टाइम फीस है। आपने अपने तरीके से जो है आपने जवाब दिया। तीसरी बात है कि इस बार आपके सहयोगी कहे जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो आपके भाई हैं और कुछ लोग कहते नहीं इनके विरोधी हैं। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो रही है उत्तर प्रदेश में। 100 सीट पे वो चुनाव लड़ाने वाले हैं। फैक्टर कैसा रहेगा? आप आएंगे तो आपको फायदा पहुंचाएंगे, आप उनके बी टीम में या वो आपके बी टीम में? ये ए टीम और बी टीम का फैसला तो आप लोग करते हैं। नहीं, हम नहीं करते ना सर, ये टीम बी टीम की फैसला मीडिया करती है। अभी राकेश टिकैत ने कहा है कि वो उनके चचा नहीं नहीं, मेरा कोई ए टीम बी टीम नहीं है। मेरे एक भारतीय जनता पार्टी है और उससे हम चुनाव लड़ते हैं। तो आपका दुश्मन नंबर 1 कौन रहेगा? समाजवादी रहेगी, AIMIM रहेगी? हमारा कोई दुश्मन नहीं। अच्छा, सब आपके दोस्त हैं। मतलब आपकी एक मीटिंग हो गई है क्या ओवैसी? दुश्मन शब्द बहुत खराब है। राजनीतिक विरोधी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ता है वो हमारा दुश्मन नहीं होता है। सर, सबसे बड़ा इल्जाम है कि बीजेपी जो है वो पोलराइजेशन करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, धर्म और मजहब के नाम पे लोगों के साथ भेदभाव करती है। इसके 2-3 मिसाल मैं दे दूंगा, पहले इस पे जवाब चाहूंगा कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। देखिए, शुरू से हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के कार्यक्रम हो, चाहे वो प्रदेश सरकार के कार्यक्रम हो, किसी में कार्यक्रम में बता दीजिए कि जाति और मजहब के आधार पर कोई कार्यक्रम होंगे। जी, कठुआ का कांड हुआ, हाथरस का कांड हुआ, वो विषय नहीं, उसमें नारे लगाए। वो विषय मैं नहीं कह रहा हूँ। हम विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं और विकास पे चुनाव लड़ेंगे ना। तो सरकार आपकी रसोई का गैस दिया तो जाति धर्म पूछ के दिया क्या? हमने शौचालय दिया तो जाति धर्म पूछ के दिया क्या?
हमने आवास दिया तो जात धर्म पूछ के दिया क्या? आवास से याद आया, आवास का अगर हम जब डेटा निकालें तो आपने तकरीबन 10 लाख आवास दिए उत्तर प्रदेश में, 30 करोड़ की आबादी में 10 लाख आवास दिए, और उसमें एनसीआरबी के डेटा पे ये अपडेट है कि सिर्फ 10 जो लोग हैं वो माइनॉरिटी से आते हैं, सिर्फ 10 घर उनको मिले। तो आपका चुनावी दावा कहां तक फैक्ट है सर? डेटा ले लीजिएगा। आप मेरे साथ चलेंगे? एकदम चलेंगे सर, जहां कहेंगे। 1000 आवास में 2047 आवास यहाँ सबके परिवार को मिला है। अच्छा सर, हमारी कोई परिवार नहीं है, ये भारत जो है वो हमारा परिवार है, ये हमारा देश है। ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप आपने लगाया। मैंने तो कहा कि मैंने जाति धर्म मजहब से हट के विकास का काम किया। ये डेटा कह रहा है। बिजली लगाया, किसी धर्म की बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तब हमने तो ये जानना चाहा कि आपका एजेंडा क्या है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक बार हम और साफ कर दें कि विधायक जी ने हमको कहा हमारी कोई जात नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, हम मीडिया है, चौथे स्तंभ में हम देश की बात करेंगे, आवाज उठाएंगे। कल को कोई और सरकार में आएगा सर, उससे भी ऐसे ही पूछेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी पूछने का तौर तरीका गलत है, पूछने के आपके सवालात भी ठीक हैं, लेकिन विषय यह है कि जो आप पूछ रहे हैं वो कुछ इतर चीज। ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं। लोग कुछ नहीं पूछ रहे। ठीक है, मुद्दे पे आएंगे सर। विकास पे बात हो गई, महंगाई पे बात हो गई। सर यहाँ पे कप्तानगंज प्रखंड में एक गांव पड़ता है, अब्दुल चक नाम था उस गांव का। आपके सांसद हैं विजय दुबे जी, उन्होंने सीएम योगी को लिख के दिया कि इस गांव का नाम चेंज कर दिया जाए, और जो कोई भी एक ऐसी चीज मतलब सांस्कृतिक चीजें हैं या कोई दूसरी चीज देशभक्तों के नाम पे नाम रख दिया जाए। चेंज भी हो गया, उस गांव का नाम अवध हो गया। तो इससे क्या विकास आ जाएगा नाम बदलने से? देखिए, कभी कभी ये लगता है कि कुछ नाम जो है वहाँ ऐतिहासिक चीजें पीछे रह जाती है, तो उस विषय को ऐतिहासिकता से जोड़ने के लिए हम कुछ ऐतिहासिक नाम देने का, नाम परिवर्तन करने का काम करते हैं, बस इतना ही विषय है। तो जितने नाम है सर, अगर आप दोबारा सरकार में आएंगे तो जो बचे हुए नाम है उसको सबको चेंज करके और ऐतिहासिक नाम दे देंगे? एक छोटा सा जवाब। नहीं, जैसे कहीं लगता है कि नहीं इसको ऐतिहासिकता से जोड़ा जा सकता है और उसका विकास ऐतिहासिकता से जोड़ के किया जा सकता है, ऐसे विषय लिए जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नाम बदलने से विकास हो जाएगा, विकास की गति? ऐतिहासिकता वहां से कोई बात ऐसे होती है जो ऐतिहासिकता से जुड़ी रहती है। ये भगवान बुद्ध की धरती है, सत्य अहिंसा के पुजारी माने जाने वाले भगवान बुद्ध, उस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं। आप यहाँ से चुन के गए हैं। 2022 में अगर बीजेपी आपको टिकट देती है, आप जनता के बीच जाएंगे, तो फिर आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार? किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? कोई एक मुद्दा सर। देखिए, मैं पिछला चुनाव भी विकास के मुद्दे पे लड़ा था और अगला चुनाव भी विकास के मुद्दे पे लड़ूंगा। पिछले चुनाव का मैं डेटा देख रहा था कि आपने जो है एक भारी अंतर से आपके विपक्षी को आपने हराया है, ठीक है। अच्छा, समाजवादी के मंत्री रहे श्री ब्रह्माशंकर तिवारी जी, वो तीसरे नंबर पे चले गए, तो उनका और प्लस बीएसपी का वोट अगर जोड़ भी दिया जाए तो आपको ज्यादा वोट मिलेगा। मतलब सीधी बात है कि जनता ने एक तरफा आपको वोट किया था। क्या रजनीकांत मणि के ऊपर वो विश्वास बना हुआ है? 2022 में वो विश्वास रहेगा या विश्वास खो चुके हैं? ये बेहतर आप बता सकते हैं। हम तो बहुत बेहतर जानते हैं। नहीं, आप बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं। सवाल बदल रहे हैं, जवाब दे दीजिए, आगे बढ़े। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इसका जवाब बेहतर तरीके से आप दे सकते हैं। आप समाज में घूम रहे हैं। जी बिल्कुल, हम गली गली जा रहे हैं और नहीं है सर, जनता तो जो कहना है कहेगी। अभी तो एक चीज मिला है कि आपके पार्टी के अंदर कई गुट हो गए हैं, कुछ बैनर लगे हैं अलग अलग लोगों के, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, अंदर का मामला आप लोग का चल रहा है। अच्छा, इनपुट ये आ रहे हैं सर, कल हमको एक इनपुट मिला है कि इस बार जो है वो विधायक जी सीटिंग है, उनको टिकट मिलने वाला नहीं है। अच्छा सर, एक मिनट, अगर आपको 2022 में बीजेपी टिकट नहीं देती है तो क्या आप दूसरी पार्टियों का दामन थाम लेंगे? ये तेवर बना रहेगा या फिर? पहली बात कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी टिकट देगी तो। कौन सी पार्टी? बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी। और जो ये सवालात है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में टिकट मांगने का सबको अधिकार है और सबका स्वागत है। ठीक है, हम चाहेंगे, ये कामना करेंगे कि टिकट आपको मिले और आप फिर से जीतें और हमारी नुमाइंदगी जाके आप करें, ठीक है। इसके साथ ही सर थोड़े सवाल और जोड़ूंगा, क्योंकि सवाल पूछना एकदम वाजिब है सर। इलेक्शन का टाइम है, कैंपेनिंग जोरों पे है और आप भी कर रहे हैं। सर, जब आप यहाँ से निकलेंगे,
जनता के बीच जाएंगे और उनसे वोट लेंगे, मांगेंगे अपने तरीके से। 2022 में अगर आप जीत के जाते हैं तो पहले 5 काम जो कुशीनगर की जनता के लिए करेंगे, पूर्वांचल के लिए करेंगे, कुशीनगर के लिए करेंगे। देखिए, एक तो विषय हमारा ये रहेगा कि यहाँ एक चीनी मिल नहीं स्थापित हुई, पहला विषय ये है मेरा। दूसरा विषय ये है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ टेक्निकल कॉलेज, 2 विषय तो ये हो गया मेरा। तीसरा विषय मैं ये चाहता हूँ कि कुछ सड़कें हमारी हैं जो लंबी सड़कें हैं, उनको उनके चौड़ीकरण ऊंचीकरण का काम। 3 विषय ये। और एक यहाँ ड्रामा सेंटर बुनियाद तो अपने डाल दिया है, लेकिन उस पर काम होने में समय लगेगा, तो ड्रामा सेंटर का काम बन जाए। और एक ऐसा मैं केंद्र बनाना चाहता हूँ। अक्सर जाड़े के दिनों में आप देखते हैं कि यात्री आते हैं तो हम अस्थायी उनको रहने की व्यवस्था करते हैं, तो एक बड़ा ऐसा आवास बनाना चाहता हूँ जिसमें यात्री यहाँ में रात में रुके, उनके भोजन के, रहने के, खाने की व्यवस्था कर सकूँ, ताकि उनको कोई कठिनाई ना हो जो बाहर से यात्री आते हैं, क्योंकि सभी यात्री जो है वो होटलों को अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, हम दुआ करेंगे, कामना करेंगे आपको टिकट मिले, फिर एक बार आप जीत के जाएं। लेकिन सर छोड़ेंगे नहीं हम। अगर टिकट नहीं मिला तो फिर आपके पास आएंगे और देखेंगे कि रजनीकांत मणि का जो तेवर है वो बना रहता है या फिर दूसरे नेताओं के जैसे बदल जाता है। देखिए, आपको मेरे बारे में पता नहीं है। सर पता करके आए हैं, अब इतना तो नहीं पता है लेकिन कुछ तो है। नहीं, और ना मेरे आप स्वभाव के बारे में जानते हैं। मैं जिस भाव से बचपन से काम करता रहा, वो विधायक होने के बाद भी उसी भाव से काम कर रहा हूँ, वो आगे भी करता रहूंगा। सर आपने कहा कि नहीं हम जात नहीं देखते, पात नहीं देखते, तुष्टीकरण से आप पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे। सर इतने मुद्दे हैं, मोटा मोटी 4-5 गिना दूंगा आपको, आप जवाब दीजिएगा। एक ओपी गुप्ता प्रकरण जो आया, पडरौना में कोई स्कूल चलाते ओपी गुप्ता, उसमें अंजुम आरा का केस है, ये तो पूर्वांचल का जुड़ा हुआ है। बाकी चीजों को छोड़ दिए, इस पे स्पष्टीकरण चाहिए आपको, क्योंकि हमने वहाँ पे कई नेताओं को देखा, हमने रिपोर्टिंग भी की वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें आपका क्या योगदान रहा और आप लोग ने क्या अपराधी को मतलब बचाने वाले लोगों को सह नहीं दिया पीछे से? देखिए, हम किसी अपराधी को नहीं बचाते और ना अपराधियों को बचाने का काम हम लोगों का है, बस इतना जान लीजिए। मतलब आप लोग कायम है कि अपराध मुक्त होगा यूपी? बिल्कुल। और कितना % हो गया है? नहीं, आप उठा के देख लीजिए अपराध। अभी हमने देखा सर गोरखपुर में मनीष गुप्ता, एक और मनीष दूसरे दिन, अब क्या कहेंगे सर? घटना से पूरे समाज को या पूरी व्यवस्था को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। यही तो हम कहते हैं, यही तो हम कहते हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि कोई ये घटना हुई तो समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सरकार आपकी है, देश में है, प्रदेश में है, आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, आपके मंत्री, फिर आपको रोक कौन रहा है अपराधियों को पकड़ने से? नहीं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आप देख लीजिए कि जितने अपराधियों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई किया, पिछली सरकारों में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता। आज आप दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि किसी भी अपराधी को कोई राजनीतिक, मतलब अपराधियों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। ये जो आपके गमछा लगा के भगवा वाली, तो कभी ये भगवा साधु संतों का एक प्रतीक हुआ करता था। हम लोग हिंदुस्तान के कल्चर में रहते हैं, सनातनी परंपरा को बड़ी खूब से जानते हैं हम लोग। ये रामचंद्र जी की धरती, ये सीता मैया की धरती है, ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है। कहीं ऐसा नहीं लगने लगा है कि ये जो भगवा जो कलर है, ये अभी शांति साधु संतों का प्रतीक न बन के ये अभी डर और भय का प्रतीक, क्योंकि जहां भी लिंचिंग होती है सर, जय श्री राम के नारों के साथ होती है, भगवा को वहां पे यूज किया जाता है। इसका स्पष्टीकरण दें। देखिए, ये आप फिर गलत सोच आपकी। सर हम नहीं कह रहे हैं सर, फिर आप लोग जैसे गलत तरीके से, आपका सफाई। अब मैं भगवा पहना हूँ तो मैं अपराधी हो गया? तो आपका नाम तो नहीं लिया ना सर। तो फिर इसी तरह विचार करिए ना। लोग जो है उस कलर को भय का प्रतीक, लोग नहीं, फिर कौन है ये लोग? लोग और समाज की बात मत करिए। ये लोग कौन है? होगा कोई विषय उनका होगा। मतलब ये आपके लोग नहीं है? नहीं, कोई लोग ऐसे होंगे जो इस तरह का आरोप लगाते होंगे, ऐसा कहीं नहीं है। तो आपने सुना कि विधायक जी कह रहे हैं ये हमारे लोग नहीं है। मैंने कहा हमारे लोग की बात नहीं कहा, आप नहीं समझ रहे हैं। जो ये आरोप लगा रहे हैं ये कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं चाहते, नहीं समझना नहीं चाहते, बदनाम करते हैं। मतलब आप उनको सपोर्ट नहीं करते? नहीं, आप फिर नहीं समझ रहे हैं। आप कैसे समझाएंगे? आप कह रहे हैं कि भगवा रंग पर, तो साधु संत तो सभी लोग हैं। फिर ये जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं अपराधी, ये कौन लोग?
कौन गैर कानूनी काम कर रहा है? वो भगवा वाले लोग हैं जो गैर कानूनी कर रहे हैं। भगवा वाले नहीं, भगवा पहन के। जी नहीं, ये गलत बात है, ये गलत आरोप है आप कि जो भगवा पहन लिया वो अपराधी हो गया। सर एक लाइन में कह दीजिए ना कि ये जो मॉब लिंचिंग में लोग शामिल हैं, ये कौन से? मॉब लिंचिंग कोई हुई होगी तो कोई पर्टिकुलर घटना हुई होगी। आप पूरे भगवा पहनने वाले लोगों को, पूरे समाज को आरोपित मत करिए। बिल्कुल नहीं, पूरे समाज को आरोपित नहीं करेंगे, पूरे कम्युनिटी को आरोपित नहीं करेंगे। ये एक हमारा सवाल था, ठीक है, जो लोगों के तरफ से था, तमाम पार्टियों की तरफ से था, मीडिया की तरफ से था, ठीक है, कोई बात नहीं। हम चाहेंगे कि आप काम करते रहें, लोगों के बीच जाएं, 2022 आप जीत के आए, और आपका जो एक छवि है उसको मैं जानता हूं, हमने उस पर थोड़ा वर्क किया है, फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी बात के साथ आप जो कुशीनगर के युवा हैं जो फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे 2022 में, और कुछ युवा हैं जो पहले वोट किए हैं, हो सकता है पहले रास्ता भटक गए होंगे या फिर कहीं गलत चीजों में आके, लालच में आके वोट कर दिए होंगे, डर में आके कर दिए, आप क्या कहना चाहेंगे 2022 में युवाओं को एक मैसेज कुशीनगर की तरफ से अपने विधायक? देखिए, हम लोग पढ़ते थे तो एक नारा देते थे कि जिस ओर जमानी चलती है उस जब ओर जमाना चलता है। तो निश्चित तौर पर 65% युवा है उत्तर प्रदेश में, आप इस बात का ख्याल रखिए। मैं कह रहा हूं कि पूरा बोझ युवाओं के कंधे पे है, और युवा ही निर्णय लेकर 2022 में सरकार बनाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आपने पहले भी कह दिया कि 350 सीट हम जीतते हैं, हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, आपने खारिज किया। विकास के मुद्दे पे हम लोग कायम है। अगर योगी जी रिटर्न आते हैं, योगी 2 2022 में, तो ठीक है, उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की जो अस्मिता है वो बरकरार रहे, ठीक है, और इस पे मिल बांट के काम कर। सर ऐसा नहीं होता कि कुछ ऐसे मुद्दे होते जो देश के हित में है, जो प्रदेश के हित में है, जो जिले के हित में है, तो विपक्षियों को भी साथ ले लेते और मिल बैठ के एक मीटिंग कर लेते और तरक्की के रास्ते पे चलते। सर ये जरूरी था क्या ज्यादा पोलराइजेशन करना कि नहीं ये हमारे, ये तुम्हारे, ये ऐसा हुआ? देखिए, कहीं पोलराइजेशन हम नहीं करते हैं, और हमेशा सदन में हम लोगों ने इस बात को कहा है कि हम लोग सब लोग एक साथ मिल के विकास के मुद्दे पर बात करें। लेकिन आप स्वभाव होता है विरोध करने का, विरोध के लिए विरोध करना, बस इसीलिए कठिनाई का कारण है। डेमोक्रेटिक राइट है सर, और इसलिए विरोध होते भी हैं ताकि जो संविधान की रूह है, जो उसकी यथास है सर, उसको बरकरार रखा जाए। संविधान कहता है डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, और ये जो 4-5 जो फंडामेंटल राइट है सर, तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि नहीं उस पर वार किया जा रहा है। इस पे एक छोटा सा जवाब फिर लेंगे आपसे, विदा। देखिए, दिन को रात नहीं कहा जा सकता, दिन दिन है ना, तो विरोध का मतलब ये नहीं कि दिन को रात कहलवा लीजिए आप हमसे, दिन है तो दिन है। हम आपसे क्यों कहलवाएंगे, हमने तो संविधान के फंडामेंटल राइट, मैंने बताया ना कि हम यहाँ आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी संवैधानिक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम संविधान के बाहर कहाँ हैं? जो हमारी सरकार संविधान के बाहर कहाँ है? जो संविधान की आत्मा है, हम तो रजनीकांत जी से ये जानना चाहते हैं कि वो जो रूह है, जो यथार्थ है, वो गंगा जमनी, वो बाकी है कि नहीं? बता दूं कि जो कुछ भी होता है वो संविधान के अंदर, संविधान के दायरे में होता है। तो विदा तो लेना चाहता था, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब संविधान का नाम आ ही गया है, योगी जी कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। धैर्य से सोचिएगा सर, सवाल आपसे है क्योंकि सरकार आपकी है। तो योगी जी आए, मंदिर नहीं बनाए, मंदिर तो कोर्ट ने बनवाई, तो फिर आप उसको चुनावी मुद्दा कैसे? फिर मैंने कहा कि न्यायालय में विषय था, न्यायालय ने निर्णय लिया और न्यायालय के फैसले पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये जो होर्डिंग लगे हैं, अयोध्या गया था थोड़े दिन पहले में, तो योगी जी के, मोदी जी के जो होर्डिंग लगे हैं कि नहीं ये एक तरह से वो किया जा रहा है कि नहीं हम आए तो बनाए, तुम नहीं कर सकते। जबकि जब हमने उस पर वर्क शुरू किया तो पता चला कि कांग्रेस के टाइम पे ताला खुला था, ठीक है, और जो भी कार सेवा तमाम चीजें, एक लंबी फहरिस्त है सर, फिर मिलेंगे तो उस पर भी बात हो जाएगी। तो सब उन्होंने किया और ये आ गए क्रेडिट लेने। देखिए, फिर मैंने कहा ना, आप विषय नहीं समझ पा रहे, विषय को समझा कि अगर न्यायालय में विषय था तो न्यायालय ने जब फैसला सुनाया तो निर्णय के आधार पर काम हो रहा है। जब प्रचंड बहुमत से जीत के आ गए थे तो फिर रामलला को 25 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी भगवान को कोर्ट में लाने की? आप तो कानून बना के, जैसे राजीव गांधी ने बनाया था शहरबानों में, आप भी एक कानून बनाते, पार्लियामेंट से पास करा देते, मंदिर बना देते। न्यायालय से ऊपर कोई नहीं,
और जब कोई भी चीज़ न्यायालय में विचाराधीन होता है तो न्यायालय का फैसला का इंतजार करना चाहिए। सर न्यायालय के 4 जज हैं, 4 जज ने निकल के कहा कि लोकतंत्र को बचा लो, लोकतंत्र खतरे में है। नहीं, लोकतंत्र खतरे में, फैसला तो न्यायालय का है ना, फैसला मेरा नहीं है ना। मतलब ये मानते हैं लोकतंत्र खतरे में? नहीं, लोकतंत्र खतरे में कहाँ है, लोकतंत्र तो न्यायालय का फैसला आया। मतलब वो जो 4 जज वो झूठ बोल रहे हैं। फिर कह रहा हूँ कि न्यायालय का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा, और जो संविधान की आत्मा है उसको बरकरार रखते हुए बीजेपी सरकार काम करेगी। और रजनीकांत मणि जी को अगर टिकट मिला तो जो 5 आपने काम गिनाए मोटे मोटी, ये पहले जाके विधानसभा के पहले सत्र में उठाएंगे, ये उम्मीद करते हैं। सर आपने विकास की बात किया, यहाँ के लोगों की बात किया, और पढ़ाई की बात किया, कन्याओं की बात किया। सर बड़ा अच्छा लगा कि इस चीज़ को आप उठाएंगे, हमारी नुमाइंदगी करते रहेंगे। और एयरपोर्ट का जो मसला है उस पर भी बात हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ये चालू हो जाए। ऐसे भी तमाम मुद्दे हैं सर, हम मिलेंगे और वापस से आप पे इस पे जवाब लेंगे। सर अभी जाते जाते एक जो कुशीनगर की जनता है, क्योंकि तमाम लोगों ने मैसेज करके, ईमेल करके हमसे पूछा है कि ज़रा विधायक जी से जाइएगा तो ये हमारे तरफ से पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे वक्फ की ज़मीनें होती हैं सर, वक्फ बोर्ड जो होती है, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड है, तो कुशीनगर में जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उस पर अतिक्रमण है। हो सकता है आपके पास इसका डेटा नहीं हो और हमारे पास भी नहीं है। तो जब सत्र चलेगा, अभी चलेगा कि बंद हो गया, तो विधायक जी जब जाएंगे इस सत्र में, शीतकालीन सत्र में जब पहुंचेंगे, तो कम से कम सरकार से ये जवाब ले लेंगे कि वक्फ की ज़मीनों पे जो अतिक्रमण का वो मिला है, तो अतिक्रमण हटाइए वहाँ से और उनको जो है उनको हैंड ओवर कर दीजिए, ताकि जो सड़क है ना वो पब्लिक सड़क पे ना आए, फालतू चीज़ें ना करे सड़क पे आके, और जो अपना मजहबी है, जो सांस्कृतिक, वो अपना कार्यक्रम जो वक्फ का हक होता है उसमें करे। तो उम्मीद करें कि ये सवाल आप पूछेंगे और मीडिया के सामने। देखिए, मेरे तक कोई आएगा और अपनी समस्या रखेगा तो मैं उसके समाधान पर विचार करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब FG वॉइस ऑफ इंडिया, ये हमारे चैनल का नाम है कि हिंदुस्तान की ज़बान। हम हर छोटे बड़े लोगों के साथ जाते हैं, निष्पक्ष जाते हैं। सर आपका तेवर हमने देखा, ठीक है, और आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। जैसे हमारे सवाल थे सर वैसे आपके जवाब भी थे। तो एक मैसेज छोड़ दीजिए कि कुशीनगर की जनता 2022 में अपने सूझबूझ के साथ वो वोट करे, और वोटिंग का जो रेशियो है सर पिछली बार बड़ा कम था, वो जरा बढ़ जाए, क्योंकि ये जो है ना हिंदुस्तान की रूह है। देखिए, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और इसके लिए तरह तरह के इवेंट भी करते हैं कि मतदान बढ़े, और सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है कि मतदान केंद्रों पर भी हम लोगों ने बढ़िया से उसको डेकोरेट भी कराते हैं, बूथ लेवल पे जाके कि लोगों को आकर्षण बढ़े मतदान के प्रति, और बढ़ेगा भी। सर एक सवाल रह गया, अगर 2 मिनट हो आपके पास तो उसको कंप्लीट करना है। सर ये जो राशन की बात आई थी, तो वादा था, योगी जी ने कहा भी, पोस्टर भी लगे और होर्डिंग भी लगे, और सारे लोगों ने कहा कि भाई हम फ्री राशन दे रहे हैं। अच्छा, जब आप उत्तर प्रदेश को इतना कामयाब कर दिए, विकास की इतना गंगा बहा दिए, तो फिर 30 करोड़ की लमसम आबादी है तकरीबन, थोड़ा कम ज़्यादा, उसमें 19 करोड़ लोग फ्री राशन की लाइन में लग गए, तो फिर आपका ये कहाँ तक कार्य करेगा? फिर आपको मैं बता दूं, ये कोविड काल की वजह से जो कठिनाई पैदा हुई थी वो सबके सामने थी, हमारे सामने भी थी, आपके सामने भी थी, और कुछ गरीब परिवार थे जिनके कठिनाइयाँ थी, उसको दूर करने के लिए तत्कालीन व्यवस्था है। तो ठीक है, तत्कालीन व्यवस्था थी, तो राशन की जो बोरियां थी, जो गोनी थी, उस पे क्या प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाना जरूरी? देखिए, हर चीज़ का जो हम काम होता है, समाज में एक प्रकार का संदेश भी जाता है उसका, तो समाज में संदेश जाए उसका। जैसे हमने कुछ किया तो समाज में उसका संदेश भी जाना चाहिए। मतलब साफ नियत से किया, वो प्रचार नहीं था, विरोधी झूठ, प्रचार नहीं था, संदेश था, इसको प्रचार मत मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना सा सवाल था, जवाब था, और आप